नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। मैं हूं राजीव। तो बीजेपी अब तक दूसरे दलों को कमजोर करके अपनी सत्ता को मजबूत करते आई है, लेकिन इस बार यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में बीजेपी में छिड़ी बगावत उसके लिए बड़ी कमजोरी साबित हो सकती है। इतनी कमजोरी कि सत्ता से उसकी पकड़ छूट सकती है। पिछले 2 महीनों से देश ने देखा है कि किस तरह मोदी जी ने यूपी में रैलियों और सभाओं की झड़ी लगाई, बने अधबने प्रोजेक्ट्स का फीता काटा, मेट्रो में बैठकर हाथ हिलाया, गंगा जी में डुबकी लगाई और कैमरे की तरफ खूब ध्यान से देखा। मगर ये सारी कवायद बीजेपी के अंदर की बगावत के आगे फेल होती नजर आ रही है। पिछले 1 हफ्ते में बीजेपी की शक्ति जो है वो काफी घट गई है, क्योंकि बहुत से नेता, विधायक और मंत्री अब समाजवादी पार्टी के साथ जाने को तैयार दिखाई दे रहे हैं या ऑलरेडी सपा में जा चुके हैं। कल ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ी और अपने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होने का मैसेज भी बीजेपी तक पहुंचा दिया। पिछड़े वर्ग के नेता मौर्य यानी स्वामी प्रसाद मौर्य के जाते ही बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी एग्जिट वाला गेट खोल दिया है और एक के बाद एक इस्तीफों की झड़ी लग गई है। सबसे पहले सुनते हैं कल जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी कैबिनेट से इस्तीफा दिया तो क्या कुछ कहा, ये सुन लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ें और आज एक और मंत्री ने, कद्दावर नेता ने इस्तीफा दे दिया यूपी के यानी योगी कैबिनेट से। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। मैंने दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पत्र मैंने श्री राज्यपाल जी को भेज दिया और इस्तीफे के कारण का उल्लेख भी उस पत्र में दिया है, जिसकी सूचना मैंने आप लोगों को, मीडिया वालों को भी प्रेषित कर दी है। आपके साथ और कौन कौन लोग हैं जो आपके अभी जिक्र कर रहे थे इससे पहले कि जो छोड़ना, अभी क्या वजह है उनके? 1-2 दिन मैं अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं, समर्थकों से बात करूंगा और कौन कितनी संख्या में आ रहा है इसका आंकड़ा मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फोटो भी ट्वीट करी, तो क्या आप समाजवादी आज ज्वाइन करेंगे? भाई, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं तो कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से वार्ता हमें करनी ही होगी। हम किससे बात करेंगे ये हम अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों से बात करने बात करेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। कल जब इस्तीफा उन्होंने दिया था कैबिनेट से, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया था। कल जो हमारे साथी हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने इस बयान को ऑलरेडी सुन रखा है, लेकिन आज ही दारा सिंह चौहान ने योगी कैबिनेट से अपना इस्तीफा दे दिया है। दारा सिंह मधुबन विधानसभा सीट से विधायक हैं। दारा सिंह चौहान ने राज्यपाल को भेजी गई चिट्ठी में योगी आदित्यनाथ सरकार पर दलितों, पिछड़ों और युवाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है और यही आरोप उधर स्वामी प्रसाद मौर्य भी लगा रहे हैं। अपने इस्तीफे में दारा सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार की पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों, बेरोजगारों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के साथ साथ पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उससे आहत होकर मैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। तो बीजेपी में आहत होने वालों की एक बड़ी सूची तैयार हो गई है और इन आहत लोगों के बाहर निकलने से बीजेपी कितनी आहत होगी इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये लोग केवल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं बल्कि बाकायदा आरोप लगाकर निकल रहे हैं कि योगी सरकार पिछड़ों, दलितों और युवाओं के लिए काम नहीं कर रही है। तो कैसे निपटेगी बीजेपी इस बगावत से, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ 4 खास वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है। खास साथी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सबसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ सीधे लखनऊ से जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस जी। सिद्धार्थ जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी पुष्परंजन जी। पुष्परंजन जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत। और स्वागत है हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका भी। आप चारों महानुभावों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। और स्वागत करता हूं आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं इस लाइव कार्यक्रम में या जो जुड़ने वाले हैं
आप सब जानते हैं कि अपने विचारों को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, रख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जो मुद्दा है यानी भाजपा में बड़ी बगावत हम जो कह रहे हैं और खासकर उत्तर प्रदेश भाजपा में वो क्यों कह रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल हो, आपके पास कोई जवाब हो, विचार हो, तो आप जरूर लिखिए। हमारे चारों साथी उस पर भी कमेंट करेंगे अगर आपके सवालों को हम लें तो खैर बढ़े आगे। और अभी आप लोग देख रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दारा सिंह चौहान। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा, इसे क्या कहें, भाजपा में बगावत या कुछ और? क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा होते ही महीने भर बाद 10 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हम सब जानते हैं कि चुनाव की यानी मतदान की शुरुआत है, वोटिंग की शुरुआत है और 7 चरणों में वोटिंग उत्तर प्रदेश में। अभी तक भाजपा ने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर नहीं किए हैं। बैठक चल रही थी दिल्ली में, लेकिन इधर दिल्ली में कल बैठक और दूसरी तरफ उधर इस्तीफों की झड़ी। क्या कहेंगे, ये कैसी बगावत दिखाई दे रही है? क्या भाजपा अंदर से इतनी बिखरी हुई है या क्या कारण है कि योगी कैबिनेट के जो कद्दावर नेता हैं उनको अपनी ही पार्टी पर अब भरोसा नहीं रहा? राजीव जी, इत्तेफाक की बात है कि जो चीजें आज भारतीय जनता पार्टी को दिखाई पड़ रही हैं, ये आपके इसी चैनल पे और कम से कम आधा दर्जन बार तो मैं उन डिबेटों में शामिल रहा हूं। आपने ही संचालित की वो डिबेटें। ये आप याद करें वो जून का पहला हफ्ता कि जब हम चिंता कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे इसी चैनल पर बैठकर कि भारतीय जनता पार्टी में जब योगी के नेतृत्व को लेकर एक संकट खड़ा हुआ था कि क्या क्या भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां हैं और क्या संकट खड़े हो रहे हैं। उस समय भी ये बात इस चैनल पर प्रमुखता के साथ सामने आई थी कि भारतीय जनता पार्टी की असल दिक्कत उन पिछड़े नेताओं की नाराजगी है जिनको अब ये लग रहा है, जिनको लग रहा है लगातार कि उनकी अनदेखी हो रही है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनके लोगों के हितों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। और अगर आप याद करें दिवाली के आसपास हम लोगों ने फिर से जब इन बातों की चर्चा की थी, उस समय भी ये बात सामने आई थी कि क्या उन चीजों को एड्रेस किया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि तब तक मंत्रिमंडल का एक विस्तार भी हो चुका था। और इत्तेफाक की बात है या कि कहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इन जो ये चिंताएं थी भारतीय जनता पार्टी के सामने, जो संकट था, उसको दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। उस समय भी ये शंकाएं जताई गई थी, सभी ने कहा था ये कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों की ओर से बगावत के सुर कभी भी उठ सकते हैं। वही चीजें शुरू हो गई। करीब माना जा रहा था कि 1 महीने पहले ये चीजें शुरू होंगी, लेकिन विधानसभा चुनाव के ऐलान होने के बाद शुरू हुई। और ज्यादातर लोग देखिए, एक चिंता और जताई गई थी, वो चिंता थी ब्राह्मणों की नाराजगी की। अगर आप देखें अखिलेश यादव की तरफ हाल फिलहाल में जो ब्राह्मण नेताओं का रुझान हुआ है, उनमें हालांकि विधायक तो एक ही अभी तक 2 गए हैं, लेकिन इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो अलग अलग जिलों में महत्वपूर्ण हैं, वो भी छोड़कर गए हैं। और पिछड़ी जातियों के नेताओं का तो जैसे तांता लगा हुआ है। अब हर पिछड़ी जाति के जो नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनके ऊपर खुद पार्टी के आलाकमान की ही निगाहें शंका के साथ उठ रही हैं कि इनमें से कब कौन साथ छोड़ देगा। और एक तरीके से आप देखें तो उत्तर प्रदेश की अब ये जो पूरी लड़ाई है, जो उसका जो ताना बाना बन रहा है, उसमें एक चीज साफ सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने 14 में 2014 के लोकसभा में, 2019 के लोकसभा में, 2017 के विधानसभा में जो पिछड़ी जातियों की गोलबंदी करके एक बड़ा महल खड़ा किया था सफलता का, वो एक ताश के पत्तों के ढेर की तरह ढहने लगा है। और बड़ी तादाद में पिछड़ी जातियों के बीच में भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक असंतोष ही नहीं कहेंगे, एक जिसे कहते हैं ना, एक निराशा का भाव पैदा हो रहा है। और ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का उभार कर इस जो ये चुनौती है, इस चुनौती को थाम पाएगी, क्योंकि हिंदुत्व के उभार के दम पर भारतीय जनता पार्टी पहले भी चुनाव लड़ी, लेकिन सफलताएं तो तभी मिली भारतीय जनता पार्टी को जब व्यापक तौर पर गैर यादव पिछड़ों की और गैर जाटो दलितों की गोलबंदी हुई। और वो गोलबंदी इस बार वो दरकती हुई दिख रही है। ये एक बड़ा संकट है और अभी हम कह नहीं सकते हैं कि जब तक हम ये डिबेट खत्म करें या कल अगर हम मिलते हैं या उसके आगे भी मिलते हैं, तब तक कितना कुछ घट चुका होगा भारतीय जनता पार्टी में। क्योंकि आज भी अगर आप देखें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज भी कहा है, दारा सिंह चौहान ने भी कहा है
ये सभी लोग बार बार संकेत दे रहे हैं कि अभी और अभी और अभी और, यानी कि अभी कुछ लोगों की एक नाम और, आज दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया है, एक नाम और बहुत तेजी के साथ चर्चा में कल ही आ चुका था, वो नाम था धर्म सिंह सैनी का। लेकिन शायद वो भी एक पिछड़ी जाति के नेता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से आते हैं, शायद उनके आने में एक ब्रेक लगने का कारण हो सकता है कि उन्हीं के जिले के दूसरे कद्दावर नेता इमरान मसूद ने, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। तो हो सकता है कि स्थानीय समीकरणों की वजह से अभी उनके आने में उनका आना रुका हो, या उनके आने में देर हो, या कोई चीजें तय होनी बाकी हो। वरना कई ऐसे अभी पिछड़ी जाति के, कम से कम मैं मान सकता हूं कि अभी विधायकों का भी और तांता लगेगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर। और जाहिर सी बात है कि ये भी एक चर्चा आपके चैनल पर बड़ी प्रमुखता के साथ होती रही है कि जैसे जैसे जुलाई से, अगर आप देखें कोविड की दूसरी लहर खत्म होने के बाद से, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव अभियान की शुरुआत करते हैं सभी राजनीतिक दल, तो शुरुआती कुछ महीनों से ही धीरे धीरे लड़ाई सिमटते हुए उत्तर प्रदेश में लंबे अरसे के बाद 1989 के बाद एक दो ध्रुवीय लड़ाई जो है, यानी कि सीधे एक तरफ सपा और उसके सहयोगी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। तो इस समय जो भी भारतीय जनता पार्टी से निराश है, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी से हताशा है, जिसे भारतीय जनता पार्टी में उचित स्थान नहीं मिल रहा है, नाराजगी है, उन सब का ठिकाना समाजवादी पार्टी बनती जा रही है। बिल्कुल, मतलब दो ध्रुवीय चुनाव होने जा रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। बहुत सारी बातें आप कह रहे हैं और आगे भी चर्चा भी करेंगे। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपसे ले रहे हैं हम लोग, और आप अभी मौजूद हैं लखनऊ में, और वहां से क्या कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और बहुत कुछ जो एक सेंटर पॉइंट बना हुआ है राजनीति का, दिल्ली से अब लखनऊ की ओर सब रुख कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि भाजपा में इस वक्त बड़ी बगावत है, फूट है। क्यों है फूट, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तीन और साथी मौजूद हैं। प्रेम कुमार जी हैं, हमारे साथ पुष्परंजन जी हैं, और साथ में अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। अभी आप लोग दोस्तों सुन रहे थे सिद्धार्थ कलहंस जी की बातों को। प्रेम कुमार जी, आपके पास आना चाहूंगा, और खासकर कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब दारा सिंह चौहान भी जा चुके हैं, और कई नाम, कई फहरिस्त जो लिस्ट में जो नाम हैं वो भी अभी सामने आएंगे। और आज तो ये भी कहा गया स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कि 14 तारीख तक देखिए अभी क्या होता है, बहुत कुछ होने वाला है। तो ये जो बहुत कुछ होने वाला है, ये कहां तक हिलाने वाला है बीजेपी को। और दूसरी तरफ जब दो ध्रुवीय दिखाई दे रहा है चुनाव, यानी समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच बहुत ही मजबूत लड़ाई जो हम लोग देख रहे थे, उसमें समाजवादी पार्टी पर हम लोगों ने कल भी चर्चा की है, लेकिन उस पर आज भी थोड़ी सी चर्चा लाजमी है, इसलिए क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि ये जो नेता छोड़ रहे हैं, बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। और मजेदार तथ्य यहां पर एक ये भी रखना चाहूंगा प्रेम कुमार जी, कि लिस्ट अभी आई नहीं है। अगर कैंडिडेट की लिस्ट आ जाती और ऐसे कैंडिडेट्स जिनका नाम उस सूची में नहीं होता वो छोड़कर जाते तो ये बनता है, लेकिन यहां सूची में नाम नहीं है, कद्दावर हैं, और कैबिनेट मिनिस्ट्री में एक नहीं 4-4 पोर्टफोलियो है, उसके बाद छोड़कर जा रहे हैं, तो अंदर खाने में तो कुछ गड़बड़ तो है। क्या ये गड़बड़ है, जरा समझाइए। जी राजीव जी, ये जो आखिर में आपने बात कही ना कि नॉर्मल स्थिति नहीं है कि टिकट नहीं मिली इसलिए इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में जा रहे हैं, तो वो एबनॉर्मल स्थिति क्या है, वो कौन सी परिस्थितियां हैं कि बड़े बड़े कैबिनेट के नेता छोड़कर जा रहे हैं। इसको मैं दो तरीके से, कम से कम, और 3 तरीके से इसको देख सकते हैं। एक तो ये है कि जो पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे से चल रही है, एक है दूसरा कारण इंटर जो स्ट्रगल है, इनर स्ट्रगल वो, और तीसरी जो वजह है कि इन सब की इस निराशा के बाद जब एक आशा का कोई केंद्र पैदा हो, तो वो हम इसका श्रेय देते हैं ओम प्रकाश राजभर जी को, जिन्होंने कि सबसे पहले लगभग 2 दर्जन पार्टियों को इकट्ठा किया अपनी, और ओबीसी की पार्टियों को इकट्ठा किया, जनाधार वाले लोगों को इकट्ठा किया, और उसके बाद एक ऐसी स्थिति बनाई जब समाजवादी पार्टी ने उनको अपने साथ जोड़ लिया। तो वो एक ऐसा, यही काम अगर समाजवादी पार्टी न करके कांग्रेस कर रही होती या कोई और कर रही होती, तो शायद यही डेविएशन उस ओर हो रहा होता। तो
ओम प्रकाश राजभर जी ने जो इनिशिएट किया उसको कैपिटलाइज किया अखिलेश यादव जी ने, और उसके बाद जो एक परिस्थिति बनी कि निराशा से आशा की ओर जो प्रवाह होता है चुनाव के समय में, कि जहां दिखता है कि कहां राजनीतिक परिवर्तन किस दिशा में होने वाला है, तो उस दिशा को यह बताता हुआ परिवर्तन है। मैं आखिरी बात पर थोड़ा पहले चला गया, अब ये हिंदुत्व और इनर स्ट्रगल की बात पर आइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये शुरू से रहा है कि किस नारे के हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे, कि कहां से लड़ेंगे। अब अयोध्या सेंट्रिक इन्होंने पॉलिसी बनानी शुरू की, तो जहां अयोध्या सेंट्रिक पॉलिसी आप बनाते हैं, योगी आदित्यनाथ को सेंटर में रखते हैं और उसके बाद राजनीति तय करते हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं जो ओबीसी की सियासत है, दलितों की सियासत है, उस पर आप पलीदा लगाने का भी काम करते हैं, क्योंकि पैरेलल योजना आपके पास कोई नहीं है। अब तक भारतीय जनता पार्टी ने जो भी राजनीतिक योजना रखी है वो दलितों को लेकर सामने नहीं रखी, ओबीसी को लेकर के सामने नहीं रखी। तो इस बात का अंदर खाने विरोध हो रहा था। यह सैद्धांतिक विरोध की मैं बात कर रहा हूं। सैद्धांतिक विरोध कब फलीभूत होता है, कब वो बढ़ने लगता है, जब इनर स्ट्रगल भी साथ साथ चल रहे हों। ये इनर स्ट्रगल योगी आदित्यनाथ जी के सत्ता में आने के साथ ही शुरू हो चुका था, क्योंकि ये जो मेहनत आप देखिए केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में और अमित शाह जी का भी योगदान रहा था, उस पूरी टीम ने जो मेहनत की थी और कई छोटे छोटे दलों को जोड़ा था, ओबीसी का जनाधार जोड़ा था और केवल जोड़ने का काम किया था, और इसके बाद जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका फायदा उठाते हुए सत्ता हासिल की थी। लेकिन जैसे योगी आदित्यनाथ को थोप दिया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि आने वाले समय में हमारी राजनीति का जो केंद्र होगा वो हिंदुत्व होगा, वैसे ही आपने जो उम्मीद जगाई थी दलितों में वो खत्म होने लगी थी। तो अंदर खाने ये आवाज उठ रही थी, एक असंतोष सैद्धांतिक आधार पर, और दूसरा वो जो लोग जिन लोगों ने पार्टी को जोड़ा था और कुछ दिया था वो भी अंदर खाने परेशान थे। आप देखेंगे लखीमपुर खीरी की भी घटना याद कर लीजिए, उसमें भी केशव प्रसाद मौर्य ही है और योगी आदित्यनाथ ही है। इन दोनों के बीच का ही स्ट्रगल है जिसका परिणाम लखीमपुर की घटना हुई थी। इसको अगर विस्तार से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है, लेकिन वहां केशव प्रसाद मौर्य जी का जबरन कार्यक्रम हुआ था और के इनपुट के बावजूद हुआ था कि वहां कुछ गलत हो सकता है, इसके बावजूद वो घटना घटी। और उसके बाद क्या हुआ देखिए, एक अजय मिश्रा टेनी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जितना पेन लिया, जितना अपयश लिया, जितनी बदनामी ली, उतना उसका अंश मात्र भी अगर दलितों को एकजुट करने के लिए, ओबीसी को एकजुट करने के लिए जो वास्तव में उनके साथ आए हुए थे उधर प्रयास किया होता, तो ये अंदर खाने जो बेचैनी बढ़ रही थी, पनप रही थी, वो इस स्तर पर नहीं जाती कि स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 2 महीना पहले ही हमने बताया था, पार्टी को अवगत कराया था, लेकिन पार्टी ने, अमित शाह जी ने हमारी बात नहीं सुनी या पार्टी ने नहीं सुनी और हम अलग होने को मजबूर हुए। अब एक और बात यहीं पर मुझे जोड़ना चाहता हूं कि इनके जाने के बाद रिएक्शन कौन दे रहा है, कौन पार्टी की ओर से सामने आ रहा है ये बोलने के लिए कि हम कोशिश कर रहे हैं मनाने के लिए। आप देखिए, आप थोड़ी देर पहले एक तस्वीर दिखला रहे थे जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बीजेपी में एक्सेप्टेंस हो रहा था। उस तस्वीर में कौन है? एक तरफ अमित शाह है, दूसरे तरफ केशव प्रसाद मौर्य हैं, और वही लोग अमित शाह तुरंत पहुंच जाते हैं उत्तर प्रदेश में, समय देने लगते हैं, इन चीजों को समेटने लगते हैं, और केशव प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट आता है। केशव प्रसाद मौर्य बोलते हैं कि हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो इनको दिखावा करना पड़ा है, वास्तव में ये इनको दिखावा करना पड़ा है कि हम इनको रोक रहे हैं जो हमारे साथ है। अगर ये दिखावा नहीं करेंगे तो ये माना जाएगा कि अमित शाह और केशव प्रसाद ही इस असंतोष को बढ़ावा देने में लगे हुए थे और इनको रोकने या बचाने का इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। अरे यही बात योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं कह रहे हैं या कह पा रहे हैं? ये है इनर स्ट्रगल, इसको समझने की जरूरत है। और ये इनर स्ट्रगल इतना बढ़ चुका है कि ये अभी और व्यापक रूप में दिखने वाला है। जी राजीव।
बहुत सारी बातें अभी और भी आगे करेंगे, लेकिन पुष्परंजन जी, आपसे जरा समझना चाहूंगा, क्या ये दलितों, पिछड़ों, वंचितों, गरीबों की लड़ाई बनाम हिंदुत्व की लड़ाई हो गई है, और वो भी दो अलग अलग पार्टियों के बीच नहीं, एक ही पार्टी के अलग अलग नेताओं के बीच? किस रूप में देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना, दारा सिंह चौहान का जाना, और इन दोनों का बयान अगर देखें तो दोनों के बयान में बहुत काफी समानता है, और समानता यही है कि ये जो सरकार है ये गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों, बेरोजगारों, इनका ख्याल नहीं रखती है। एक बार सुन लेते हैं फिर से क्या कुछ कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। बहुत ही महत्वपूर्ण उनका बयान है, कल भी हमने दिखाया था, अभी थोड़ी देर पहले भी दिखाया, लेकिन एक बार फिर से, ताकि थोड़ा और एस्टैब्लिश हो जो हम पूछना चाहते हैं पुष्परंजन जी से। क्या ये, और यही बात हमारे दोनों साथी जो पहले बोल चुके हैं, सिद्धार्थ कलहंस जी और प्रेम कुमार जी भी रख रहे हैं, और अजय मिश्र टेनी कहां इसमें आते हैं? हिंदुत्व की लड़ाई कहां आती है? क्या ये लड़ाई, ये जो चुनाव है हिंदुत्व बनाम समाजवादी पार्टी से नहीं, अपने अंदर ही दलितों, पिछड़ों, गरीबों के बीच आ गई है? आइए जरा देखते हैं, सुनते हैं। मैंने दलितों, पिछड़ों, सब लोग खड़े लाएंगे, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पत्र मैंने श्री राज्यपाल जी को भेज दिया, और इस्तीफे के कारण का उल्लेख भी उस पत्र में दिया है, जिसकी सूचना मैंने आप लोगों को, मीडिया वालों को भी प्रेषित कर दी है। आपके साथ और कौन कौन लोग हैं जो आपका अभी जिक्र कर रहे थे इससे पहले कि जो छोड़ना, अभी क्या वजह है उनके? 1-2 दिन मैं अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं, समर्थकों से बात करूंगा, और कौन कितनी संख्या में आ रहा है इसका आंकड़ा मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फोटो भी ट्वीट करी, तो क्या आप समाजवादी आज ज्वाइन करेंगे? भाई, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, तो कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से वार्ता हमें करनी ही होगी। हम किससे बात करेंगे, ये हम अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों से बात करने बात। तो पुष्परंजन जी क्या कहेंगे? ये अंदरूनी लड़ाई जो है वो हिंदुत्व बनाम, और थोड़ा दारा सिंह चौहान जी का भी ट्वीट देख लेते हैं और फिर आते हैं। एक बार ट्वीट ले आइए, देखिए ट्वीट, दारा सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं। सरकार की पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों, बेरोजगारों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के साथ साथ पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उससे आहत होकर मैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। देखिए यहां भी, और अंदर खाना, अभी तक अयोध्या की बात, काशी की बात, अब मथुरा की बारी की बात, यानी हिंदुत्व को सामने रखने की का जो एजेंडा है, उस एजेंडे के अंदर ही यहां पर यानी कि बीजेपी के अंदर खाने लोग जो हैं वो नाराज हैं, उस एजेंडे से ही नाराज हैं, जिस एजेंडे के इर्द गिर्द यहां चुनाव लड़ने की कोशिश बीजेपी करती नजर आ रही है अभी तक। 2-3 चीजें हैं राजीव जी। एक तो ये कि टर्मिनोलॉजी देखिए इनका, मतलब उसको नैरेटिव नहीं, वो शब्दावली का जो इस्तेमाल है, जो कनोटेशन है, उस पर हम आते हैं। दलितों, पिछड़ों, वंचितों, किसानों, इसमें जो मुस्लिम वोट है उसकी चर्चा दोनों नेताओं ने नहीं की। दोनों मंत्री अब नहीं रहे, उन्होंने नहीं की इसकी चर्चा, तो वो वोटर कहाँ जाएंगे? पहले तो ये प्रश्न इसके साथ साथ ये दिमाग में घूम रहा है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के एक और मंत्री इस पूरे मामले में कूद पड़े हैं, एक नंदगोपाल नंदी करके हैं, नंदगोपाल गुप्ता नंदी। उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट राइटिंग जो हुई है एकदम उसको कॉपी पेस्ट जैसा किया जा रहा है, और सारी चीजें सामने जिस तरह से लाई जा रही हैं, लग रहा है कि एक ही उसका पटकथा लेखक है और उस चीज को कॉपी पेस्ट कर रहा है। मगर ये चीजें, जैसे कि अभी कलहंस जी ने कहा कि द्विपक्षीय लड़ाई हो सकती है वहां पर, लेकिन मुस्लिम वोटर जो है वो कहाँ जाएगा, किस तरफ जाएगा, ये भी एक प्रश्न है। कौन सी पार्टी उसको, ये द्विपक्षीय नहीं होकर मुझे लगता है कि एक खेमा जहां की वो बेचैनी है अल्पसंख्यकों की, वो भी अपना एक पड़ाव तलाश करेंगे, वो भी ढूंढेंगे कि कहाँ जाना चाहिए। तो अभी उन्हें भी तय करना है। कांग्रेस लगातार मेहनत कर रही है, वो कहाँ जाएंगे, ये भी एक प्रश्न है। बीच में शरद पवार का एक बयान आज ही आया है कि 13 विधायक, अभी इंतजार कीजिए, 13 और नेता जो सरकार में हैं वो भी छोड़ के जाएंगे। इनकी जिस तरह से एनसीपी कर रही है उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में, ये भी दिलचस्प अपने आप में कि क्या बड़ा पैसा महाराष्ट्र से आने वाला है उत्तर प्रदेश के चुनाव में,
क्या इसकी वजह हो सकती है? चौथी वजह मैं तलाश रहा हूं, वो है कि आज के दिन ये क्लियर हो गया, अखबारों में भी, दिल्ली के अखबारों ने देना शुरू कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से भी नहीं, गोरखपुर से भी नहीं, अयोध्या से लड़ेंगे चुनाव। अब चूंकि जिस पंथ से आते हैं तो वो लोग मानते नहीं मकर संक्रांति वगैरह, तो इसलिए उनका नाम सामने आ गया है। मगर उन्होंने जिस तरह से अयोध्या को चुना, या बीजेपी की जो आला कमान जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं उन्होंने स्वीकृति दी कि ठीक है अयोध्या आप लड़िए, तो उसके पीछे एक उनकी अपनी वजह हो सकती है अयोध्या लड़ने के लिए, या हिंदुत्व कार्ड जो कुछ भी खेलना है उसको लीड लेने के लिए। लेकिन बाकी जो ग्रहण लगने वाला है मकर संक्रांति के मौके पे आप नाम खोलेंगे, उसके पहले जिस तरह से एक एक करके विकेट आपके गिरते जा रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल वक्त इस मायने में आ रहा है कि उनको समझाने वाले कौन लोग हैं। आप सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य को आगे बढ़ के वही बयान दे रहे हैं, और बाकी नेता जैसे राधा मोहन सिंह हैं वो भी खामोश हैं बिल्कुल, जो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हैं वो भी स्वतंत्र देव सिंह भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, एकदम खामोश है। सीएम का खामोश रहना, प्लस जो चुनाव समिति को अभी जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर, उनका भी एक तरह से, धर्मेंद्र प्रधान की बात मैं कर रहा हूँ, कि वो भी खामोश है एक तरह से। तो ये तमाम जो श्रीमान लोग हैं, इनका नाम मैं एक के बाद एक ले रहा हूँ। चुनाव समिति बनी है, 13 सदस्यीय एक चुनाव समिति बनी थी। क्या इन लोगों को चुप रहना ही इन लोगों ने तय कर लिया है, या इनको भी चाहिए था समझाना, जो आपके लगातार केशव प्रसाद मौर्य समझा रहे हैं? क्या ये उस जहाज पे सवार हैं जो इशारे कर रहे हैं, उन्हीं के लोग हैं ना? ये लोग बताया जा रहा था कि, या दावा भी किया जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य से जुड़े हुए तमाम लोग थे ये। तो ये लोग जिस तरह से एक एक करके आरोप लगा के छोड़ रहे हैं, उसके पीछे लग रहा है कि बीजेपी के अंदर भी केशव प्रसाद मौर्य की भूमिका बहुत ही, मुझे लगता है, संदेहास्पद है। जी राजू जी। केशव प्रसाद मौर्य की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं पुष्परंजन जी, और बहुत सारे सवाल जो है वो छोड़ रहे हैं, शायद सिद्धार्थ जी आपके लिए। लेकिन सिद्धार्थ जी आप तक आऊंगा, उससे पहले अमलेंदु जी, अब की बार 300 के पार का नारा देने वाली बीजेपी, अब इसे कहां आप देख रहे हैं? क्योंकि हालांकि चुनाव में और अभी महीने भर का समय है, रिजल्ट आने में 2 महीने का समय है, 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे, लेकिन उससे पहले जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं बीजेपी के अंदर, इससे अभी भी क्या इनका ये जो नारा है ये दुरुस्त होता है, अब की बार 300 के पार? राजीव, ये नारा तो मुझे लगता है कि अमित शाह को भी अब याद नहीं रहा होगा, और खासतौर से कल के बाद तो बिल्कुल ही भूल गए होंगे। तो अब ये नारा कहां है, ये तो योगी जी बताएं, जो दिल्ली में बैठे हुए बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है पंजाब में। अब योगी जी पता नहीं दिल्ली में चुनाव लड़ने गए हैं कि पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए गए हैं। यानी घर में आग लगी हुई है और आप दूसरे पड़ोसी के घर में जाकर के ताक झाक कर रहे हैं। तो ये जो कुल मिला के चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये बड़ा दिलचस्प है। तो अब भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है, ये तो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जी मिलकर तय कर लेंगे भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है। योगी जी पोस्टरों में से कटवा रहे हैं अमित शाह के फोटो, और कहा यह जा रहा है कि अमित शाह जो है वो योगी जी को कट करने के लिए ये सब काम करवा रहे हैं। पता नहीं कितना सच है कितना गलत है, क्योंकि जितने भी लोग जिन्होंने अब तक इस्तीफे दिए हैं, जिन भी नामों की चर्चा चल रही है, ये सारे नगीने जो थे वो अमित शाह जी पिछले में छांट के लेकर के आए। तो शंकर जी की बात इकट्ठा की थी अमित शाह जी ने, और बहुत मेहनत के साथ जो था भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेकर के आए थे। तो अब जो अमित शाह ने पिछले चुनाव में जो मेहनत करी, उस चुनाव के ऊपर पानी जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो महाराज जी ने फेर दिया है। तो अमित शाह की मेहनत पे पानी फेरने का काम अब योगी जी क्यों कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं या धोखे में हो गया है, या उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, अच्छा करना चाहते थे, हो गलत किया। बहुत सी बार होता है ऐसा कि हम चाहते हैं कि अच्छा करें और ऊपर वाले को मंजूर नहीं होता है, वो उसको उल्टा कर देता है, तो वो गलत हो जाता है। तो ये गलत हो गया। अब देखिए, योगी जी का लक्ष्य दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना नहीं है, मुझको ऐसा लगता है। उनका लक्ष्य अब भारत का प्रधानमंत्री बनना है, वो भी भारतीय जनता पार्टी से ही बनना है, वो भी 2024 में बनना है, ऐसा शायद वो तय कर चुके हैं।
और इसीलिए जो है उनकी लड़ाई जो है वो अमित शाह से जो मुझे लगता है कि शुरू हो गई है, कुछ ऐसा आभास मिलता है, हो सकता है गलत हो, लेकिन मुझको लगता है कि ऐसा शायद कुछ शुरू हो गया है आपस में जबरदस्त तरीके से। लेकिन जो असली दिक्कत की बात है, वो दिक्कत की बात यह है कि अगर ये लड़ाई शुरू भी हो गई है तो ये बात 2022 के बाद इसको तय कर लेते हैं। अमित शाह जी को अगर योगी जी को निपटाना है, या योगी जी को अमित शाह जी को निपटाना है, जो भी जिसको निपटाना चाहता हो, इस विधानसभा चुनाव के बाद निपटा लेता। लेकिन ये तो अभी सब शुरू हो गए हैं, तो अब जो इनके अंदर सब चीजें शुरू हो गई हैं, अब इसको संभालने के लिए मोदी जी अब चाहे कितना भी प्रयास करें, ये कुछ होने वाला नहीं है। और इसमें बड़ा योगदान जो है, ये जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, ऐसा नहीं है कि ये अकेले योगी जी ने पैदा कर दी या अकेले अमित शाह जी ने पैदा कर दी, ये असल में कुल मिलाकर के पॉलिसीज के स्तर पे भी है राजीव जी। जो सरकार की नीतियां नहीं, उन नीतियों ने इस विद्रोह में बड़ा जबरदस्त जो है वो काम किया है। और ये नीतियां जो रही वो लगातार रोजगार के मसले पे रही, खासतौर से जो दलितों पिछड़ों की नौकरियों के सवाल रहे, उनको लेकर के जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा, जिस तरीके से पिछड़ों के आरक्षण खाए गए। और अभी थोड़े दिन पहले ही जो है, पिछले महीने के आखिर में जो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उनका ट्वीट आया कि जो 6000 विसंगतियां हुई 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण को लेकर के, उनको दूर किया जाएगा और नई भर्तियां की जाएंगी। यानी कि आपका बेसिक शिक्षा मंत्री जो है वो इस बात को सरेआम स्वीकार कर रहा है कि सरकार ने पिछले 6000 नौकरियां, सिर्फ 69,000 की जो भर्ती थी शिक्षकों की, उसमें वो गटक गए हैं। यह है। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य जिस बात को कह रहे हैं, या दारा सिंह चौहान जिस बात को कह रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जाना था इसलिए आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि ये जमीन पर चीजें हुई, और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में रुके रहते तो निश्चित तौर पे हाथों जमानतें जब्त हो जाती, क्योंकि उनका सवाल, क्योंकि आप सरकार में आए थे ये बात करके कि ये पिछड़ों की सरकार होगी, आप यादव पिछड़ा एकजुट कर करके आए थे, और आपने संदेश दिया गैर पिछड़ा जो है वो मुख्यमंत्री, मतलब गैर यादव पिछड़ा जो है मुख्यमंत्री होगा, वो आपने किया। तो आप हिंदुत्व की चाशनी उड़ा करके और पिछड़ों की नौकरियां आप खा जाएंगे, तो ये चलने वाला नहीं है। ये बड़ा एक संकट है भारतीय जनता पार्टी का, जिसको भारतीय जनता पार्टी भी नहीं समझ पा रही है, और इसको आपस की गुटबाजी समझ के इसको दूर करना चाहती है, जो कि नहीं, आपस की गुटबाजी दूसरा पक्ष है। लेकिन जो पॉलिसीज के स्तर पे हुआ, जिसमें मोदी जी या संघ परिवार जो है, या भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, उसने उत्तर प्रदेश की सरकार के इन कामों पे कोई रोक नहीं लगाई, ये उसका परिणाम निकल करके आ रहा है। तो ये इसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। अखिलेश यादव के साथ जो पिछले जुड़ रहे हैं वो इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं। एक बार आज दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया है, जरा ट्वीट देख लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं, योगी कैबिनेट में हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, लिख रहे हैं कि परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है। जाने वाले आदरणीय महानुभावों को मैं बस यही आग्रह करूंगा कि डूबती हुई नाव पर सवार होने से नुकसान उनका ही होगा। बड़े भाई श्री दारा सिंह जी, आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करिए। डूबती हुई नाव, ये एक यहां पर इस पर तो चर्चा लाजिमी है। सिद्धार्थ जी, आपके पास आना चाहूंगा सीधे इस कमेंट के साथ साथ कुछ एक और सवाल भी हैं। सिद्धार्थ जी को स्क्रीन पर लाइए। हाँ सिद्धार्थ जी, एक तो इनका जो ट्वीट है ये आपने देखा, सुना, डूबती हुई नाव ये किसे कह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो कुछ सवाल जो हैं वो रेज किया यहां पर हमारे साथी पुष्परंजन जी ने, और सवाल ये कि मुसलमान किधर जाएंगे। दूसरी बात ये कि शरद पवार ने जो कहा है कि अभी और भी कई विधायक हैं जो छोड़ेंगे, और पैसे की बात यानी कि खर्च जो है, और ये भी कह दिया है कि चाहे शरद पवार की पार्टी हो, चाहे इधर बिहार से आरजेडी हो, ये तमाम दल जो हैं वो साथ दे रहे हैं समाजवादी पार्टी का, यानी कि समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार में भी आएंगे। तीसरा, स्क्रिप्टिंग एक ही जगह से हो रही है, जो बात आ रही है। इन तमाम चीजों पर क्या कुछ हलचल है, ये जरा समझाइए, और साथ में ये डूबती हुई नाव किसको कह रहे हैं? देखिए, आप अगर केशव प्रसाद मौर्य जी का आज का ट्वीट आपने दिखाया, कल भी इन्होंने कुछ इसी तरह से ट्वीट किया था, और अगर इन दोनों ट्वीट को अगर आप पढ़ें तो बहुत कुछ चीजें वो हैं जो पुष्परंजन जी ने और प्रेम कुमार जी ने कही हैं,
कि केशव प्रसाद मौर्य के समझाने का तरीका ये तो कुछ ऐसा लगता है ना कि जैसे एक रस्म अदायगी जैसा, या बड़े प्यार से कहा जा रहा है कि अच्छा भाई ठीक है, जा रहे हो, सोच लेना एक बार जो है जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कुछ एक इस तरीके का। तब जबकि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो धुरी माने जाते थे इन सारे लोगों को यहाँ लाने के लिए। तो एक ये मुझे जो है इसमें एक रस्म अदायगी जैसा ही कुछ दिख रहा है कि भाई आपको कहा गया है या आपको डैमेज कंट्रोल में लगाया गया है, तो आप ने एक आप देखें इसमें बड़े भाई दारा सिंह जी आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, ये इस तरह का जो है। और बिल्कुल सही कहा है हमारे पहले प्रेम जी ने और उसके बाद पुष्परंजन जी ने भी कि भाई आना किसे चाहिए। आखिर इन दोनों लोगों ने जो अपना इस्तीफा देते समय जो अपने दुखड़ा रोया है, जो अपना कष्ट बताया है, तो ये तो मुख्यमंत्री को सीधे इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए ना, मुख्यमंत्री को बात करनी चाहिए। अभी तो पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया था, अभी तो इन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। मुख्यमंत्री को आना चाहिए, मुख्यमंत्री को बात करनी चाहिए कि आपकी कौन सी बात हमने नहीं सुनी, कहाँ आपको समस्या है, आइए जरा हम बात करते हैं। और एक बात जो पुष्परंजन जी ने कही, अगर आप याद करें, सबसे पहला समाजवादी पार्टी का चुनाव अभियान जैसे ही शुरू होता है, सबसे पहला गठबंधन उन्होंने राजभर से बाद में किया, संजय चौहान से बाद में किया, महान दल से सबसे बाद में किया। सबसे पहला समझौता जो उन्होंने ऐलान किया बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो सबसे पहला समझौता उनका हुआ एक ऐसी पार्टी के साथ जिस पार्टी को शायद एक सीट वो दे रहे हैं, एक सीट उन्होंने दे दिया अनूपशहर बुलंदशहर में। वो इसलिए कि भाई हम आपको अपना सहयोगी मानते हैं इसलिए, वरना उसका कोई मतलब नहीं है उत्तर प्रदेश में। वो पार्टी है एनसीपी, शरद पवार जी की। सबसे पहला समझौता शरद पवार के साथ होता है, उसकी कोई उनको आवश्यकता अखिलेश यादव को नहीं है, सिवाय इसके कि अखिलेश यादव के जो कैंपेन होगा, अगर फिजिकल कैंपेन होता है, कोविड वोविड के साए में नहीं होते हैं चुनाव, तो शायद एक स्टार अट्रैक्शन हो जाए, एक वैल्यू एडिशन हो जाए। इसके अतिरिक्त कोई एनसीपी का मतलब नहीं, लेकिन एनसीपी के साथ होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो पुष्परंजन जी कह रहे हैं और जिसकी चर्चाएं लंबे समय से चल रही हैं, और जिस दिन से उन्होंने कहा है शरद पवार की एनसीपी के साथ समझौता होगा, आप उस दिन के बाद से समाजवादी पार्टी का जो चुनाव अभियान है, उस चुनाव अभियान में ग्लैमर देखिए। और जाहिर सी बात है कि उसमें पैसे की बड़ी भूमिका होती है कि भाई किस तरीके से प्लानिंग और बड़े लार्ज स्केल पे किस तरीके से समाजवादी पार्टी का। तो ये बात जो पुष्परंजन जी कह रहे हैं, इसमें बहुत हद तक सच्चाई है कि महाराष्ट्र का काफी कुछ स्टेक पर उत्तर प्रदेश में दिखता है कि काफी कुछ महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान में इस बार रहेगा। एक बात। दूसरी बात जो केशव प्रसाद मौर्य के बारे में कही गई है, देखिए दो चीजें हो सकती हैं। एक कि जो हो रहा है केशव प्रसाद जी की सदिच्छा के साथ, या उनका हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि भाई ऐसा तो होना ही होना था और अब इसमें कुछ करने से कुछ नहीं होगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य की मर्जी के बगैर या तमाम बड़े लोगों की मर्जी के बगैर हिंदुत्व के दम पर चुनाव लड़ा जाएगा। शायद ये जिद या ये आग्रह ये योगी आदित्यनाथ का रहा होगा कि भाई पिछड़ों का छोड़ो, हिंदुत्व के दम पर चुनाव लड़ेंगे, अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे या मथुरा से चुनाव लड़ेंगे। और उनके बयानों में आप 80-20 का बयान देखिए और कुछ कहिए, तो ये शायद वो चिताना भी चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं कि भाई देखिए आप पिछड़ों को छोड़कर हिंदुत्व के दम पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए पिछड़ों की ये गोलबंदी किस तरह भरभरा के ढह रही है, नेता लोग जा रहे हैं। कहा गया है तो रस्म अदायगी के लिए उन्होंने कह दिया कि बड़े भाई आप जा रहे हो, बड़ा गलत कर रहे हो, नहीं जाना चाहिए आपको। ये बहुत पुचकारने के अंदाज में जो है ये ट्वीट मुझे दिख रहा है, आज का भी और कल का भी, दोनों का। मतलब इसमें कहीं कोई मलाल, कहीं कोई मुझे वो नहीं दिख रहा है। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब कहा गया है तो चलो ठीक है, इस तरह से एक बड़े लीपापोती के अंदाज में ये कह दिया जाता है। अब जो बात अभी अमलेंदु जी भी कह रहे थे, दरअसल दिक्कत उत्तर प्रदेश में इस बात की है कि ये जो अंतर्कलह है भारतीय जनता पार्टी का, जो काफी समय तक चद्दर के नीचे था, वो अब चद्दर हट गई है और वो चीजें अब निकल के सामने आने लगी हैं। और इतना जैसे जैसे अभी तो पहले चरण के टिकटों का ऐलान होगा, दूसरे चरण का मतलब उत्तर प्रदेश में अभी टिकटों का बंटवारा होगा। टिकटों का बंटवारा जो होगा वो भी बड़ा रोचक होगा।
आप देखें उत्तर प्रदेश में जो चुनाव कमेटी बनाई गई है, जो टिकट तय करेगी, वो कमेटी जो पूरी की पूरी देखिए आप, उस कमेटी में मुझे नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ अगर कहेंगे कि ये 10 लोग हमारे हैं जिनको टिकट दिया जाना चाहिए, तो पूरी कमेटी में वो कौन से लोग होंगे जो उनके 10 टिकटों पर मोहर लगाएंगे। वही अपने आप में अंतर विरोधों से भरी हुई है। उसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी योगी आदित्यनाथ ताल्लुक नहीं है। टिकटों को लेकर एक ज्यादा बड़ी अंतर्कलह नहीं होगी, ये भी मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। उत्तर प्रदेश में लंबी खींचतान भारतीय जनता पार्टी को अभी एक संकट, और इससे बड़ा कहीं बड़ा संकट वो अभी टिकटों को लेकर आने वाला है। ये तो अभी पिछड़ी जात के नेता हैं जो कि जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई हम हमारा कोई रोल बचता नहीं है उत्तर प्रदेश में। और अमित शाह ने, अगर आपको याद हो, इत्तेफाक से वो भी आपके ही चैनल पे उस दिन इस विषय पर चर्चा हुई थी, जिस दिन अमित शाह ने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगला वो योगी आदित्यनाथ होंगे, और योगी आदित्यनाथ को अगर 22 में लाओगे तो 24 में मोदी जी को वहां देखेंगे आप। तो ये कहकर मुझे लगता है कि उन्होंने पिछड़ों को एक साफ मैसेज वहीं दे दिया था कि भाई देखिए, अब चुनाव जो है वो पिछड़े आप अपनी कहानी भूलें। चुनाव जो है वो आप लड़े जिताएं, आप वोट दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे। उस दिन से पिछड़ों में और ज्यादा निराशा कर गई। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो उस समय पिछड़ों को, बड़ी तादाद में पिछड़ों के अलग अलग नेता, बहुत सारे यादव नेता तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में शामिल किए गए थे, और उन सबको लग रहा था कि शायद एक पिछड़ा चेहरा वो भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री बनेगा और एक पिछड़ों का वर्चस्व दिखाई पड़ेगा। जो कि वर्चस्व क्या छोड़िए, पिछड़ों को एक उचित स्थान तक देना। आप देखें जो स्टूल की तस्वीरें दौड़ाई गई, विरोधियों ने ही इस बात को काफी प्रचारित किया, लेकिन ये एक बताया गया, एक मैसेज दिया गया कि भाई देखो आपकी जगह कहां पर है। तो ये निराशा जो पिछड़ों में आई, उनको ये लगा। और जब जैसे भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन अपने गियर पर आता है, अपना फुल गियर पे आता है, उसके बाद तो ये साफ हो गया कि अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पिछड़ों के इर्द गिर्द नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी वापस उसी अपने 90 के दशक के राम मंदिर, वही हिंदुत्व, उन्हीं उस पर जा रही है। तो फिर पिछड़ों ने किनारा कसना शुरू कर दिया, उन्होंने अपना राह चुन ली। और मुसलमानों की बात जो अभी कही हमारे वरिष्ठ साथी पुष्परंजन जी ने, देखिए मुसलमानों की का रुख किधर है या कहाँ जा रहा है, इसका एक अंदाजा आप लगा लीजिए। आज से 1 महीने पहले ओवैसी को मीडिया में कितना प्रमुखता दी जाती थी, क्या स्थान मिलता था, और पिछले 20-25 दिन में ओवैसी के 2-3 दौरे हो चुके, लेकिन कहीं कोई जिक्र तक नहीं हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता तो अब निजी बातचीत में ये भी कहते हैं कि भाई ये दांव एक बड़ा गलत दांव हो गया है, ये बेकार निकल गया। तो सीधी सी बात है कि खुद ओवैसी को भी ये मालूम हो गया, और जो लोग भी अल्पसंख्यकों की राजनीति के दम पर या अल्पसंख्यकों के वोटों के दम पे बहुत बड़े किले बांध रहे थे, उनको भी ये मालूम हो गया है कि जो 2 ध्रुवीय राजनीति है, इसमें अल्पसंख्यक किस पाले में खड़ा है। और ये जो नेता हैं पिछड़ी जातियों के, ये ज्यादातर नेता इसमें वो हैं जो काशीराम के सामाजिक न्याय आंदोलन से निकले हैं। जमीनी हकीकत इनको बहुत अच्छी तरीके से मालूम हो है, वो ओम प्रकाश राजभर हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो, उनको मालूम है जमीन पर कि वोट किधर जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों में कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, पिछड़ों के वोट जो है वो उनमें किस तरह की नाराजगी है, तो ये जमीन की हालात को जानते हुए ये अपने फैसले ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ना दारा सिंह चौहान का टिकट कट रहा है, ये कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी में नहीं कह सकता है। ना स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई टिकट कटने वाला था, बल्कि उनके कहने से कुछ टिकट मिलने भी वाले थे रहे होंगे। ये कोई नहीं कह सकता है कि इनके टिकट कहीं से कट रहे थे, लेकिन जमीन की हकीकत इनको, राजभर को, दारा सिंह चौहान को, इन सभी को भली बात मालूम थी। शायद इसलिए ये पिछड़ों का या पिछड़े नेताओं का जो अलाइनमेंट है वो समाजवादी पार्टी की ओर ज्यादा दिख रहा है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की ओर ज्यादा दिख रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने आज बैठक की है, और उस बैठक में अपने सहयोगी दलों के साथ जो बैठक हुई है, और उसमें घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्रों से खबर आ रही है उस आधार पर आपको बताऊं कि 350 सीटें समाजवादी पार्टी के पास रहेंगी,
जो 2 दिन बाद जिसकी घोषणा होगी, जो सूत्रों से अभी इस पर मुहर नहीं लगी है क्योंकि इसकी घोषणा नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उस आधार पर दोस्तों आपको बता रहा हूं कि 403 में से 350 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सुभासपा जो है वो शायद आवाज नहीं आ रही है कलहंस जी के पास में। एक बार जरा अपने ब्लूटूथ को देखिए कलहंस जी, शायद आपका डिस्कनेक्ट हो गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी 350 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल जो है वो 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सुभासपा यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ये 8 सीटों पर, प्रसपा यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो चाचा शिवपाल सिंह की पार्टी है वो 6 सीटों पर, महान दल 3 सीटों पर, जनवादी पार्टी 3, अपना दल कृष्णा गुट यानी कि अनुप्रिया पटेल की माता जी की जो पार्टी है, जो दूसरा दल है कृष्णा पटेल, उनको 1 सीट, एनसीपी जिनकी बात अभी हमारे साथी रख भी रहे थे, एनसीपी 1 सीट और टीएमसी को भी 1 सीट। यह कहा जा रहा है अभी तक जिन चीजों पर, जिन सीटों पर समझौता हुआ है उस आधार पर 403 सीटों में से 350 समाजवादी पार्टी के खाते में और बाकी जो हैं वो अपने सहयोगियों के खाते में समाजवादी पार्टी दे रही है, जिसमें दूसरे नंबर पर रालोद है जिनके पास 30 सीटें और बाकी कुछ सीटों पर आपसी समझौते के तहत यानी कैंडिडेट जो होगा वो रालोद का होगा, लेकिन वहां पर जो इनका जो सिंबल होगा वो समाजवादी पार्टी का होगा। तो ये लेकिन इसकी घोषणा भी नहीं हुई है दोस्तों। बढ़े आगे और इस चर्चा को शायद आवाज आ रही है सिद्धार्थ जी हमारी आप तक? शायद हमारी आवाज अभी तक नहीं पहुंच रही है, थोड़ा उनको आवाज कुछ नहीं आ रही है, वो कीजिए। सिद्धार्थ जी आवाज आ रही है हमारी? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। सिद्धार्थ जी की आवाज आ रही है लेकिन हमारी आवाज नहीं जा रही है वहां तक। प्रेम कुमार जी, ये जब हम बात कर रहे हैं इसमें एक आज और भी बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई। स्वामी प्रसाद मौर्य को की गिरफ्तारी वारंट जो है वो सामने उसकी खबर भी आई कि उनके ऊपर वारंट निकाला गया है और उनको एक केस है जो सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में ये चल रहा है केस, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। और ये वारंट जो है उस बयान को लेकर के है जिसमें बसपा में जब वो थे उस दौरान हिंदू देवी देवताओं पर उन्होंने विवादित बयान दिया था और इसी बयान के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर मुकदमा चल रहा था और दर्ज किया गया था और पिछले 7 साल से ये केस चल रहा है। लेकिन वो मंत्री थे, अब पिछले 5 साल से भाजपा की सरकार, भाजपा ज्वाइन कर लिया था 2017 में, मौसम विज्ञानी कहलाते हैं, बिल्कुल आप सब इस पे चर्चा कर भी चुके हैं। अब जबकि इनके ऊपर वारंट जारी है, किस रूप में देखा जाए? स्वामी प्रसाद मौर्य एक तरफ कैबिनेट से निकलते हैं, योगी कैबिनेट से भाजपा छोड़ने की घोषणा करते हैं और दूसरी तरफ वारंट जारी हो जाता है। क्या यह बदले की भावना है? और अगर बदले की भावना है तो इससे किसे फायदा, किसे नुकसान, किसे घाटा, किसे नुकसान? राजीव जी, इस बात को समझा जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कितनी खूबसूरती से टाइमिंग चुनी। उन्होंने जो टाइमिंग चुनी है वो जब आचार संहिता लग गई, चुनाव आचार संहिता लगने के बाद उन्होंने अपना प्लेस छोड़ने की, रवानगी की जो समय है उसको तय किया, रवानगी का समय तय किया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि आचार संहिता से पहले अगर उन्होंने ये कदम उठाया होता तो अभी तो एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, तब सीबीआई भी होती पीछे, ईडी भी होती और दूसरी तमाम एजेंसियां उनके पीछे होती। अब तो आचार संहिता का कवच है तो वो नहीं होगा, तो भी अधिक से अधिक क्या हो सकता है तो वो सामने है। तो ये इस बात की पुष्टि कर रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ज्यादा माहिर खिलाड़ी हैं और उनको पता था, इस वजह से उन्होंने ये टाइमिंग चुनी। ये है। अब इसका नफा नुकसान, तो नफा नुकसान देखिए, जिस बात को लेकर के एफआईआर है वो हिंदू देवी देवता को अपमानित करने वाली भाषा को लेकर के ये एफआईआर है। तो मुद्दा सिर्फ हिंदुत्व पर जाएगा, जो इस चुनाव में बीजेपी ने ठान रखा है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर ही वो चुनाव लड़ेंगे और जिसकी जड़ में ही सारा कुछ है। तो जो इस मुद्दे को लेकर चलेंगे वो तो निश्चित रूप से इसी राह को चुनेंगे, लेकिन इसका नुकसान तो पहले से दिखना शुरू हो गया है।
आने वाले समय में ये नुकसान जमीनी स्तर पर जब जाएगा, मतदाताओं के बीच जाएगा, और वो बात जो आप कह रहे हैं कि 7 साल से जो कुछ नहीं हुआ अब क्यों हो रहा है, तो वो सिंपैथी भी स्वामी प्रसाद मौर्य को ही मिलने वाली है। और ये भी पूछा जाएगा कि 7 साल पहले योगी आदित्यनाथ जी ने मध्य प्रदेश में जाकर के जो बजरंगबली जी के लिए कहा था, उस पर कहां FIR है, ये भी पूछा जाएगा। वो भी उन्होंने बली को कहा था कि वो दलित हैं और इस तरह की भी बात है, यानी वहां भी कनेक्शन दलित का ही है। तो दलित वर्सेस जो मामला है वो और गहराएगा, और इससे किसका नुकसान है बोलने की जरूरत नहीं है। 42% उत्तर प्रदेश में दलित हैं और आप 19% मुसलमान हैं, 61% तो सीधे नाराज दिखेंगे वैसी स्थिति में। तो फिर 39% में क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो बहुत मुश्किल घड़ी बीजेपी के लिए आने वाली है, ये इस हिसाब से हम कह रहे हैं। एक और बात यहीं पर आगे इस बात को बढ़ाते हुए कि मेरा पहले से ये मानना रहा है, मैं राजनीतिक रूप से इस बात का इस रूप में विश्लेषण करता रहा हूं कि बीजेपी को कभी भी हिंदुत्व के नाम पर न जीत मिली है और न जीत मिल सकती है। और मैंने इसको हमेशा से विस्तार से बताया है कि कोई भी चुनाव हो, जब तक हिंदुत्व में सोशल इंजीनियरिंग नहीं लगता है, जब तक उसमें राष्ट्रवाद नहीं आता है, तब तक वो निर्णायक वोट हासिल करके, निर्णायक सीट हासिल करके सत्ता तक नहीं पहुंच पाती है। ये बीजेपी के साथ है। लेकिन इस चुनाव में वो फैक्टर्स बिल्कुल बीजेपी ने खुद से अपने आप को अलग कर लिया है, हिंदुत्व की राह उसने चुन ली है। और उसके साथ ही जैसे ही पार्टी ने हिंदुत्व की राह चुनी है, और अब भी अगर आगाह नहीं होते और अयोध्या से ही लड़ाते हैं योगी आदित्यनाथ को, तो समझिए कि आ बैल मार वाली जो कहावत है, आ बैल मुझे मार, उसी पर वो चल रही होगी। वो सीखने को तैयार नहीं है। आपको मैं याद दिलाता हूं कि वो बयान जो सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि हम गए थे मोदी जी को बोलने, तो उन्होंने ऐसा ऐसा कहा, तो अमित शाह जी ने उनको क्या कहा था वो मैं याद दिलाना चाहता हूं। अमित शाह जी ने कहा था कि इनकी मति जो है वो खत्म हो गई, आप तुम किसानों से मिलजुल करके रहो, इस भाव का, इस आशय का की जो बात कही थी। तो वो जो इनर स्ट्रगल है यूपी ही नहीं ऊपर में भी है, और उसका असर उत्तर प्रदेश में भी आकर के दिख रहा है। यानी पार्टी जो बटी हुई है हिंदुत्व के आधार पर, दलितों को कैसे जोड़ करके चले उस आधार पर, इस तरीके से ऊपर से नीचे तक बटी हुई है कि उसका असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, वो खुद पार्टी ही जिम्मेदार है। क्योंकि आप जब याद करेंगे, जब चुनाव की कवायद शुरू हो रही थी, 2-3 महीने पहले से रैलियों का सिलसिला शुरू हो रहा था, तो सब ज्यादातर लोग यही मान रहे थे कि बीजेपी लीड ले रही है कैंपेन में, बीजेपी के सामने कुछ नहीं है, दूसरों की रैलियां नहीं हो रही हैं। आप नंबर ऑफ रैलीज भी देख लीजिए, अमित शाह जी ने कितनी रैली की, योगी जी ने कितनी रैली की, मोदी जी ने कितनी रैली की, सारी रैलियों को जोड़ लीजिए तो 60 के करीब पहुंच जाती है। उस हिसाब से तो 20-22 रैली भी विपक्ष की होती हुई नहीं दिखती है। तो वो पूरी तैयारी कर चुकने के बावजूद वे लीड लेती हुई कहीं नजर नहीं आ रही है, बल्कि जो भी उन्होंने उपलब्धि हासिल की होगी, जो भी उन्होंने अपने आप को जोड़ने का काम किया होगा, सिर्फ एक जिद की वजह से कि हिंदुत्व ही उनका रास्ता है। ये हिंदुत्व जो है वो मार्ग उसने बीजेपी की पूरी सैद्धांतिक तौर पर पहल खोल कर रख दी है, और दलितों के प्रति जो उनका नजरिया है सिर्फ वोट के रूप में इस्तेमाल करने का, उसका भी भांडा फूट गया है। पुष्परंजन जी, क्या देखते हैं आप उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की हम बात कर रहे हैं और बीजेपी में बड़ी बगावत, ये जो बगावत के सुर हैं, ये अंदर खाने में जो हिंदुत्व की लड़ाई चल रही है वो है, या जबकि उत्तर प्रदेश को अगर देखें तो पिछड़ों और दलितों, इन दोनों की तादाद बहुत बड़ी तादाद है। जब पिछड़ों और दलितों की बात पर अगर दो कद्दावर नेता छोड़ते हैं और चिट्ठी लिखते हैं तो यह कहा जा रहा है कि स्क्रिप्टिंग एक ही जगह से हो रही है, समान स्क्रिप्टिंग है। लेकिन अगर इस पर गहराई से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की लड़ाई में बीजेपी खुद अंदर खाने में ही पिछड़ती हुई दिखाई नहीं देती है। देखिए, मुश्किल, बीजेपी बड़ा मुश्किल चीज में फंसी है। इस समय तो उन्होंने कोर्ट का इस्तेमाल किया है, अपने ब्रह्मास्त्र जो छेड़ा है
और उस ब्रह्मास्त्र छोड़ने के दौरान उन्होंने जो वारंट जारी करवाया है उसमें कोर्ट को इन्वॉल्व किया गया है, बाकी मशीनरी को नहीं, क्योंकि आचार संहिता है तो उसका भी ध्यान रखना है। तो इनके पास बहुत सारे मशीनरी के अलग अलग जो पार्ट हैं उसके हिसाब से इनको लगा कि भाई कोर्ट को क्यों इस ऐसी चीजों को रोक के रखा गया है कि समय समय पर इस्तेमाल हम करेंगे। तो अदालत की भूमिका है चुनाव के समय, ये भी एक सवाल अपने आप में है, बहस का विषय है। दूसरा ये कि ये जिस तरह से जिस मुद्दे को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरने की चेष्टा होगी या कहेंगे कि आप उस बयान पे ध्यान दीजिए, उन्होंने बयान क्या दिया था 2014 में, उन्होंने कहा था कि शादियों में गौरी गणेश की पूजा करना बंद करो। ये मनुवादी प्रयास है, क्योंकि उस समय बीएसपी के नेता थे तो मनुवाद के खिलाफ एक आह्वान तो था उनका। तो मनुवादी प्रयास है, दलितों पिछड़ों को गुमराह करने के लिए ये लगातार गौरी गणेश की पूजा करवाते हैं, ये सब बंद करो। उस पर केस हुआ था और उस केस को पेंडिंग रखा गया था, उसको आगे बढ़ा। अब आज कोई इस मुद्दे को उठा के कहे कि हिंदुत्व खतरे में है, तो अगर हिंदुत्व आपका खतरे में है तो दलित पिछड़े फिर भाग जाएंगे आपसे। तो बड़ा सांप छुछुंदर वाली स्थिति है कि आप उस हिंदुत्व को आगे नहीं बढ़ा सकते। उस पॉकेट में देखिए जितने नेताओं ने अभी लगातार वहां से छोड़ा है बीजेपी से, वो पूर्वांचल के उसमें अधिकतर लोग हैं। अभी गन्ना बेल्ट शुरू नहीं हुआ है, ज्यादातर लोग उधर से मऊ से लेके आओ गोरखपुर और उसके आगे का बढ़िए पूर्वांचल का इलाका, तो उस जगह पे ये लोग केंद्रित हो रहे थे। लगातार जो घोषणाएं हो रही थी काशी से और जिस तरह से मोदी जी की सभाओं में पूर्वांचल के कई सारे विश्वविद्यालयों से लेके कई सारे प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किए थे, वो इस में धराशायी हो जाएगा जिस तरह से नेता वहां से भगदड़ मच रही है। अभी तो हम 14 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं कि फिर गन्ना बेल्ट से शुरू ना हो जाए। दूसरा ये सुनिश्चित कर रहे थे कि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, इनका कुछ नहीं हो सकता है जो वर्चुअल चुनाव प्रचार होगा। जब से इनकी मुंबई की हुई है, महाराष्ट्र के नेताओं की एंट्री हो रही है उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में, उनके पास जबरदस्त वर्चुअल प्लेटफॉर्म तैयार है। शरद पवार का एक इशारा काफी है और मुंबई का जितना भी जो टॉप लेवल के जो एक्सपर्ट हैं वर्चुअल के, वो इन्वॉल्व हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तो वहां ये कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। टीएमसी भी के जो फंड मैनेजर हैं वो भी उत्तर प्रदेश में कैंप कर रहे हैं। सिद्धार्थ बेहतर जानते होंगे इस बारे में, उनका एक्सेस वहां तक निश्चित रूप से होगा और पता होगा कि फंड मैनेजर अब यहां पर कोई इत्र के व्यापारी को खोज रहा है तो गलत खोज रहा है, पैसा आएगा बंगाल से और महाराष्ट्र से, तो उसे फिर बीजेपी बड़ा अजीब से चक्रव्यूह में फंस गई है। ये जिन हथियारों को लगातार चला रहे थे और दूसरे दलों से लेके आ रहे थे, अब वही हथियार वही अस्त्र इनके विरुद्ध लोग चलाना शुरू कर चुके हैं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल सही, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। एक नाम आज और आया था, वो नाम था रविंद्र नाथ त्रिपाठी का नाम आया था, भदोही से विधायक हैं। पहले खबर ये चली कि इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, बाद में इन्होंने खंडन किया। अमलेंदु जी, क्या इसके पीछे क्या, क्योंकि जो चिट्ठी थी उस चिट्ठी में उनका सिग्नेचर सब कुछ था, लेकिन बाद में ये खबर, ये खंडन किस प्रकार, मतलब हालांकि सिद्धार्थ जी भी बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे, बताएंगे, लेकिन आपसे समझना चाहूंगा जो इस्तीफे की जो लिस्ट अभी आने वाली है और कई झड़ी लगने वाली है, उसमें क्या इनका नाम भी है? और साथ में अजय मिश्र टेनी को लेकर के भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं वो इस नेता से काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। देखिए राजीव जी, एक तो रविन्द्रनाथ त्रिपाठी से पहले नंदी जी की बात कर ली जाए, जो पुष्परंजन जी ने कहा कि उन्होंने कहा है कि वो स्क्रिप्ट जो है एक ही जगह से लिखी जा रही है, तो ये चोरी से कोई पढ़ने वाला ही बता सकता है कि स्क्रिप्ट एक ही जगह से लिखी जा रही है जिसने चोरी से पढ़ ली है। और ऐसा कौन कर सकता है जो खुद उस स्क्रिप्ट पे काम करने जा रहा हो? तो आने वाले समय में अगर नंद गोपाल नंदी का ही नाम जो है इस लिस्ट में शामिल हो जाए, जो कि अफवाहें उड़ रही है मार्केट में कि नंद गोपाल नंदी भी इस्तीफा देने वाले हैं, अफवाहें उड़ रही हैं। अब ये सही है कि गलत है ये तो पता नहीं, नंदी जी बताएंगे, लेकिन ये अफवाहें हैं कि नंदी भी जो है उस लिस्ट में शामिल है जो इस्तीफा देने वाले हैं। तो ये स्क्रिप्टिंग का मामला है कुल मिला के। दूसरा, जो पुष्परंजन जी कह रहे थे कि अभी पश्चिम से शुरुआत नहीं हुई, पश्चिम से भी हो चुकी शुरुआत गंदा बेल्ट से। अभी मैं खबर देख रहा हूँ थोड़ी देर पहले
कि अवतार सिंह भड़ाना जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो भाजपा से इस्तीफा देकर और आरएलडी में शामिल हो गए, राष्ट्रीय लोकदल में, और वो सपा और आरएलडी के गठबंधन से शायद जेवर से चुनाव लड़ेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी और योगी जी आकर के पश्चिम में जाट वर्सेस गुर्जर की जो यहाँ व्यूह रचना रच के गए थे, वो फेल हो गई। यानी गुर्जर और जाट जो है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का अजगर समीकरण था और मजगर समीकरण था, वो समीकरण जो फिर मजबूत होने जा रहा है, इसके संकेत अब मिलने लगे। तो योगी जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को उसके 1989 वाले स्थान पर पहुंचाने के लिए। जब वो मठ में आए थे तो जहां भारतीय जनता पार्टी थी वहां उसको वापस पहुंचा दिया जाए। तो योगी जी का योगदान बहुत ज्यादा है, इसको कम करके नहीं आंकना चाहिए कुल मिलाकर के, मुझको ऐसा लगता है। अब रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जो है उन्होंने आखिर कह दिया कि भाई हम नहीं, और एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी उन्होंने ट्वीट कर दिया कि एक वो पत्रकार है रोहिणी सिंह, उनके ऊपर करा दी जाए। अभी देख रहा था मैं सोशल मीडिया पे चल रहा है, शायद एफआईआर दर्ज हो भी गई है। तो अब ये बहुत से लोगों के नाम आ सकते हैं, जो नाम कई बड़े चर्चा में चल रहे हैं। अभी देखिए, अब हो सकता है कि वो ये चर्चा होते ही ऊपर से संपर्क साधा गया हो रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी के से, और उनको समझाया गया हो कि देखो अभी रुक जाओ थोड़ा, तुम्हें जाना है तो चले जाना, वरना फिर जो मौर्य जी का इंतजाम किया जा रहा है, ऐसे तुम्हारे भी कुछ इंतजाम हो सकते हैं, क्योंकि उन पर भी कुछ शायद सुने जाते हैं, कुछ हैं त्रिपाठी जी के ऊपर। तो कमजोर आदमी होंगे तो थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि अभी कुछ हो सकता है। और देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी खूबी है। उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री थे, मोदी जी के बड़े नजदीकी थे। जिस दिन इस्तीफा दे के बिहार पहुंचे, पुलिस ने पीट पीट कर मना कर दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी खूबी है। तो जो लोग भी छोड़ छाड़ के जा रहे हो, समय कौन सा चुन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो सब समझदार लोग हैं, समय सही चुन रहे हैं। और आगे भी जो लोग समय चुनेंगे वो सही समय चुनेंगे, वो खराब समय नहीं चुनेंगे। क्योंकि मुहूर्त की बात होती है। हम लोग पिछले दिनों चर्चा कर रहे थे कि निर्मला सीतारमण ने कह दिया कि मुहूर्त नहीं निकला था, तो मुहूर्त की बात है। जो भारतीय जनता पार्टी मुहूर्त में बहुत भरोसा करती है, और तमाम भगवाधारी लोग हैं यहाँ जहां मुहूर्त की बात करते हैं, तो लोग मुहूर्त चुन चुन के ही जो वो अपने सही समय से जो है कदम उठा रहे हैं कुल मिलाकर के। बहरहाल मैं फिर जो बात असली है उस पर आता हूं कि ये जो दरकता हुआ किला है भारतीय जनता पार्टी का, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है राजीव जी। और इसलिए नहीं हो सकता है कि इसमें किसी दूसरे का काम हो, अखिलेश यादव ने कोई बहुत मेहनत कर ली हो, या किसी और ने आके कोई मेहनत कर ली हो। सबकी अपनी मेहनत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, सबकी अपनी मेहनत है और अपनी तरफ जोड़ने के लिए मेहनत है। लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं की है इस किले को दरकाने के लिए। उनकी मेहनत को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और जनता जब इस चीज को समझ चुकी, देखिए इसमें कई सारी चीजों का मिलन हो रहा है। हम लोग लगातार जिसकी चर्चा करते रहे, मुझे लगता है कि लगभग 1 साल से तो हम लोग लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आने वाला जो चुनाव होगा उसमें मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं। और वो सारे मुद्दे जो हैं, वो देखिए जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं वो सब उठा रहे हैं। कोरोना के दूसरे लहर के दौरान जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ, और हम लोगों ने भी चर्चा की थी अपने इसी कार्यक्रम न्यूज पॉइंट में लगातार, कि ये चुनाव में निश्चित तौर पर मुद्दा बनेगा। हमको याद है कि श्रवण गर्ग जी अपने एक कार्यक्रम में तो कह रहे थे कि जो अभी हाफ रहा है, वो जो वोट डालने के लिए जाएगा तो तब तक उसके फेफड़े हाफ ही रहे होंगे। यही उनका एग्जैक्ट सेंटेंस था श्रवण गर्ग जी का। तो ये हम लोगों के ही कार्यक्रम में चर्चा थी। वो कोरोना का मिसमैनेजमेंट, पिछड़ों के साथ नाइंसाफी, दलितों के ऊपर अत्याचार, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, ये सारी चीजें कुल मिलाकर के जो एक कॉकटेल तैयार हुआ, इसको हिंदुत्व अब ढक नहीं सकता है। क्योंकि आप हिंदुत्व के नाम पे अगर आप दलितों पे अत्याचार करते रहेंगे, हिंदुत्व के नाम पे आप पिछड़ों की नौकरियां खाते रहेंगे, हिंदुत्व के नाम पे अगर जो है आप महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको ढकने की आप कोशिश करेंगे, तो ये अब संभव नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए था, और भारतीय जनता पार्टी शायद इसको समझ नहीं पाई, मुझको ऐसा लगता है। तो ये कुल मिलाकर जो कमियां हैं, इसलिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राजीव जी आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर सामने आएंगी। सिद्धार्थ जी, चलते चलते एक सवाल और, जो इशारा अभी हमारे साथी पुष्परंजन जी कर रहे थे कि एनसीपी यानी महाराष्ट्र और टीएमसी यानी पश्चिम बंगाल, इस चुनाव में टीएमसी और एनसीपी दोनों को, अभी जो मैं देख रहा हूं लिस्ट जिसकी घोषणा हो सकता है कि 2 दिन बाद हो, 14 तारीख को हो, जो समाजवादी पार्टी, आपके पास जब हमारी आवाज नहीं जा रही थी तब हम यही बता रहे थे कि जो आज बैठक हुई है उस बैठक में किस दल को समाजवादी पार्टी ने कितनी सीटें देने का, यानी आपसी सहमति के बाद 350 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, और बाकी जो 53 सीटें हैं उसका कैसे बंटवारा हुआ है, उसमें एनसीपी के खाते में 1 सीट टीएमसी को भी देने की बात हो रही है।
टीएमसी और एनसीपी को एक एक सीट देना और अपने साथ लेकर आना, ये दल जो हैं, आप याद कीजिए वेस्ट बंगाल चुनाव के समय ममता बनर्जी का साथ दे रहे थे, बिहार का आरजेडी भी साथ दे रहा था। और इस वक्त ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो बात अभी कह रहे थे पुष्परंजन जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे थे, रख रहे थे कि आप इत्र के व्यापारी को पकड़िए, उनको जेल में रखिए, जो कीजिए इधर से उधर कीजिए, अपने पर छापा मरवाइए, दूसरे पे मरवाइए, लेकिन यहां जब मैनेजमेंट वाली बात आती है, चुनाव में पैसे बहुत लगते हैं। अब आपको क्या लगता है, आप लखनऊ में बैठे हैं इसलिए भी पूछ रहा हूं, कि समाजवादी पार्टी अब इस बात से शायद निश्चिंत होगी कि पैसे की चिंता अब इस पार्टी के पास, क्योंकि बीजेपी से अगर चुनाव लड़ना है तो फंड मैनेजमेंट बहुत बड़ा जो है और मुश्किल काम होता है दूसरे दलों के लिए। यहां पर समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत दिखाई दे रही है फंड मैनेजमेंट के मामले में? देखिए, मैंने आवाज गुल होने से पहले भी कहा था कि सबसे पहले भारतीय जनता समाजवादी पार्टी ने समझौते का ऐलान किया था एनसीपी के साथ, और महाराष्ट्र एंगल तो आपको वहीं से आप अंदाजा लगा लें कि जाहिर सी बात है कि उसमें शरद पवार एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। और चुनाव में उतरने से पहले समाजवादी पार्टी को यह अंदाजा था कि इस बार का चुनाव कोई आसान चुनाव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अकूत संसाधनों के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी, और उस स्तर की, ये कोई एकदम सही कहा, ये कोई इत्र वाले और ट्रांसपोर्ट वाले और इस टाइप के बिल्डर और इन लोगों से काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए बड़े कॉरपोरेट घरानों का या बड़ा सुसंगठित तरीके से व्यापार करने वाले जो है उन लोगों का की बैकिंग की जरूरत होगी। उसकी व्यवस्था कर रखी है। बंगाल से और महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के चुनाव का पूरा कनेक्शन इसी बात से है। टीएमसी को चुनाव में अपना सहयोगी बनाना, एनसीपी को बनाना, आरजेडी को भी साथ में लेना। आरजेडी के साथ तो यहाँ तक की तय है कि भाई आप एक भी सीट पर नहीं लड़ोगे लेकिन चुनाव प्रचार पूरा करोगे। और जब ममता बनर्जी का चुनाव चल रहा था तो उस समय अखिलेश यादव ने बाकायदा पेशकश की थी, इनके कुछ लोग गए भी थे चुनाव लड़ाने के लिए। तो ये पूरा एक समूह है जो कि काम करेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए। और इसमें जो कुछ भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये फंड्स की रिक्वायरमेंट ये कोई छोटे मोटे लोगों से पूरी नहीं होंगी। इसके लिए एक बड़ा सपोर्ट बेस जो है वो प्रोवाइड करा रही है बंगाल और महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की बड़ी भूमिका है, बंगाल की थोड़ी छोटी भूमिका है, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका महाराष्ट्र की है। और महाराष्ट्र का, और अगर आप देखें तो देश के जो दो घराने हैं उनका भी एक इंटरेस्ट उत्तर प्रदेश के चुनाव में है, और वो साफ साफ नजर आने भी लगा है कि कौन है जिसको उत्तर प्रदेश में एक जो वर्तमान सरकार है उस वर्तमान सरकार से सहूलियतें दिख रही हैं, और कौन है जिसे लगता है कि सरकार उत्तर प्रदेश की बदलनी चाहिए। तो वो बड़ा साफ है। उत्तर प्रदेश का चुनाव, उसमें पूरी भूमिका है महाराष्ट्र बेस्ड बड़े इंडस्ट्रीज की। बिल्कुल। और शरद पवार अपने आप में बहुत बड़े व्यापारी हैं और पैसे की कमी तो नहीं है शरद पवार के पास। अगर महाराष्ट्र सरकार की बात से इतर भी बात करें, शरद पवार की सिर्फ बात करें, तब भी बहुत कुछ है चुनाव मैनेजमेंट के लिए, फंड की जरूरत अगर पड़े तो। और साथ साथ जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं सिद्धार्थ जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात रख रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा व्यापारी जो है वो बसता है महाराष्ट्र में ही। तो महाराष्ट्र की नजर उत्तर प्रदेश पर क्यों ना हो, और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आनी चाहिए ये भी शायद वहीं से तय होगा, महाराष्ट्र से। ये एक दूसरा एंगल है और बहुत ही महत्वपूर्ण एंगल आप लोग यहां पर उठा रहे हैं, बात रख रहे हैं। आने वाले समय में इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम जो चर्चा कर रहे थे दोस्तों पिछले 1 घंटे से, यही कि भाजपा में बड़ी बगावत है, यानी बड़ी फूट है। और ये आने वाले समय में, जैसा सिद्धार्थ जी, प्रेम कुमार जी, पुष्परंजन जी और हमारे साथी अमलेंदु जी ने अपनी शुरुआती उसमें जो वक्तव्य में अपनी बात रखी थी इन लोगों ने, और उस दौरान इन लोगों ने कहा भी कि ये अभी आगे, यानी अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तमाशा बाकी है। अभी देखिए होता है क्या आगे आगे। किला जो है कैसे दरक रहा है, और कैसे जब कहते हैं ना कि जब जहाज डूबने वाला होता है तो चूहे सबसे पहले बाहर निकलते हैं, लेकिन यहां तो बड़े बड़े लोग बाहर निकल रहे हैं, इसलिए ये चूहे वाली कहावत भी यहां फिट नहीं बैठती है। आप चारों जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। कलहन जी आपको बहुत धन्यवाद, पुष्परंजन जी आपको, प्रेम कुमार जी आपको, और अमलेंदु जी आपको। आप चारों को बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाला और इस
गंभीर चर्चा में भाग लिया और आप लोगों ने अपनी बातों से हमारे दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों को अवगत कराया कि क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में। और साथ में हमारे तमाम दोस्त साथी जो जुड़े हुए हैं लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। हरिओम जी कह रहे हैं कि राजीव जी, अंधभक्त अब मंदिरों में घंटा बजाएंगे। और अफरोज आलम कह रहे हैं अब कौन अकलमंद इंसान डूबती नाव में सफर करना पसंद करेगा और भाजपा एक डूबती हुई नाव है। फिर मंसूर अली हैं, अखिलेश सीएम जिंदाबाद लिख रहे हैं। कामिल शेख भी हैं जो कह रहे हैं गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, स्वीट ड्रीम्स। राजीव जी आपको भी स्वीट ड्रीम्स। कामिल शेख जी शब्बा खैर। और साथ में कुलविंदर संधू हैं, कह रहे हैं एक और विधायक का इस्तीफा। इसी तरह जौनपुर से हैं हमारे साथी लाल बहादुर यादव जी जो कह रहे हैं कि भाजपा का 10 मार्च को 11 बजे 12 बज जाएगा। 10 मार्च को 11 बजे 12 बज जाएगा भाजपा का। बहुत सुंदर इन्होंने लिखा, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 10 मार्च आप जान रहे हैं कि उस दिन काउंटिंग है, वोटों की गिनती होगी और 11 बजे तक ऑलमोस्ट ये तय हो जाता है लगभग कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो 11 बजे 12 बजना यानी कि आप समझ सकते हैं, आगे कुछ नहीं कहूंगा। अफरोज आलम और ऐसे तमाम हरिओम जी और बहुत सारे साथी, तेज नारायण यादव जी हैं जो कह रहे हैं कि आपको नमस्कार। और भाजपा से आम जनता तंग आ चुकी है क्योंकि भाजपा सिर्फ झूठे वादे करती है और सत्य अहिंसा के विचारक हैं अखिलेश यादव। विनोद भाजाती कह रहे हैं कि चुनाव में मजा आ गया है। कौशिक देवराय कह रहे हैं गोवा और मणिपुर में कांग्रेस कहां खड़ी है, आप बताइए। गोवा में कांग्रेस काफी मजबूती के साथ लड़ रही है, मणिपुर में भी मजबूती के साथ लड़ रही है, लेकिन हमारा जो पिछला वाला अगर आप ओपिनियन पोल देखें तो वहां पर हंग असेंबली पिछले ओपिनियन पोल में ऐसा आ रहा था। लेकिन अब बहुत जल्द हम जब आपके सामने नया ओपिनियन पोल लेकर आएंगे तब आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। लोनली सोल कह रहे हैं कि मोरंगा वायरस, मोदी की पहली डोज बंगाल 2021 में, दूसरी डोज यूपी 2022 में और तीसरी डोज 2024 ऑल इंडिया में लगेगा और इस वायरस का नाश होगा। भगदड़ मचाते विधायकों को पता चल गया है कि एबीपी सर्वे झूठा था, डीवी लाइव सच्चा था। तो डीवी लाइव का जो सर्वे आप सब जानते हैं, देख रहे हैं आप लोग लगातार, पिछले 4 महीने से हम लोग सर्वे आपके सामने रख रहे हैं और अभी भी काम हो रहा है। और हमारी कोशिश है कि बहुत जल्द हम घोषणा कर देंगे जल्दी ही कि कब आप लोगों को दिखाएंगे। हर महीने के आखिरी शनिवार को ओपिनियन पोल लेकर आते हैं, सर्वे लेकर आते हैं, लेकिन चूंकि अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द चुनाव की घोषणा के बाद और इस भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है और दूसरे राज्यों में और खासकर पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में या कहें तो उनकी सुरक्षा में चूक का जो मामला है वो पंजाब में किस तरफ जा रहा है, इसके बाद वहां के लोग अब क्या बीजेपी की तरफ जा रहे हैं या कांग्रेस की तरफ और झुकाव बढ़ गया है, इन तमाम सवालों के साथ हमारे लोग वहां सर्वे कर रहे हैं और बहुत ही जल्द आपके सामने हम रिजल्ट लेकर आएंगे। तो इसलिए इंतजार कीजिए, उस बात की हम लोग जल्दी से जल्दी घोषणा करेंगे। विनोद बजाती जी हमारे साथ, फिर सत्य प्रकाश जी भी हमारे साथ हैं, एसपी बाइसाइकिल लिख रहे हैं 22 में, फिर बचाए खान भी हैं जो कह रहे हैं कि राजीव जी आपके जैसे हर पत्रकार हो तो देश का मान बढ़ेगा। बहुत धन्यवाद कि आप हम पर भरोसा करते हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी बचाए खान जी की आपका भरोसा जो है हमारे ऊपर वो बना रहे। और ऐसे ही राजू राजपूत लोधी हैं जो कह रहे हैं भाजपा झूठी नहीं, झूठी तो मीडिया वाले हो, कह रहे हैं राजू राजपूत जी। मीडिया वाले झूठे हैं, किस मीडिया वाले की बात कर रहे हैं जरा ये भी आप सोच लीजिए। हालांकि मैं जान रहा हूं कि अभी आपको नाराजगी होगी, हम लिख रहे हैं भाजपा में बड़ी भगदड़ बगावत, लेकिन ये तो इसमें क्या झूठा है आप बताइए राजपूत साहब जी, आप बताएं। राजू राजपूत लोधी जी बताइए क्या झूठ बोल रहे हैं हम लोग। भगदड़ तो है, कल एक ने छोड़ा, आज एक मंत्री ने छोड़ा, कई विधायकों ने छोड़ा, उत्तर प्रदेश में आपकी हालत खराब है तो क्या कहा जाए।
कोई बात नहीं, आपको आपकी पार्टी मुबारक हो और आपकी पार्टी जो है वो 300 प्लस का नारा जो है वो बुलंद करे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। तस्लीम सर हैं जो कह रहे हैं, तस्लीम सर जीएस वर्ल्ड कह रहे हैं यूपी में 95% ब्राह्मण 5% की लड़ाई है। अच्छा, 95 और 5 की लड़ाई है कह रहे हैं ये तस्लीम सर जीएस वर्ल्ड कह रहे हैं। और ऐसे ही और भी बहुत सारे साथी हैं। लाल बहादुर यादव हैं जो कह रहे हैं कि राजीव जी आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आप लोग इतनी अच्छी तरह से बात बताते हैं। लाल बहादुर यादव जौनपुर से कह रहे हैं। विपिंद्र सिंह भी हमारे साथ है, अब्दुल जब्बार जी हमारे साथ में, कुलविंदर जी हैं और एक का यादव हमारे साथ में, कमिल शेख हैं और सत्य प्रकाश जी हैं हमारे साथ, अब्दुल जब्बार जी भी हैं जुड़े हुए, कमिल शेख लगातार बने हुए हैं, जग्गा जी हैं, सब्बीर हैं, अफरोज आलम हैं और सत्य प्रकाश कह रहे हैं डीवी लाइव चैनल 1 नंबर चैनल, बहुत धन्यवाद आपको। राजू राजकुमार एसपी लिख रहे हैं। फिर ऐसे कामेश्वर दयाल जी हैं, लोनली सोल लगातार बने हुए हैं। एबीपी सर्वे झूठा था और डीबी लाइव सच्चा लिख रहे हैं। एमआर रजवी लिख रहे हैं कि योगी जी की कार्यकाल बहुत बीजेपी को भाती है और योगी ही उत्तर प्रदेश को डुबाकर छोड़ेंगे लिख रहे हैं। और रजत विश्वास भी हमारे साथ बने हुए हैं। ऐसे बहुत सारे साथी लगातार बने हुए हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। रामपाल मीना भी हमारे साथ, कमिल शेख भी वेरी इंटरेस्टिंग डीबी लाइव लिख रहे हैं और साथ में संतोष रॉय भी हैं। कमिल के अलावा रतनलाल महतो भी हैं हमारे साथ में और साथ में जुड़े हुए हैं ऐसे और भी बहुत सारे साथी पहले कमेंट कर रहे थे जिनके कमेंट्स को नहीं पढ़ पाया, लेकिन असलम चिश्ती जी लगातार कमेंट कर रहे थे, जावेद इकबाल जी लगातार कमेंट कर रहे थे, रूपलाल बेदिया हैं हमारे साथ जुड़े रहते हैं, सीमा खातून हैं, उर्मिला जी हैं, ऐसे तमाम साथी जो बनते हैं जुड़ते हैं हमारे साथ में। आप सबको भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जुड़ते हैं, अपनी बातों को रखते हैं और अपने विचारों को रखते हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों के बातों विचारों को, आपके कमेंट्स को हम यहाँ रखें और देश दुनिया तक आपकी बातों को भी पहुंचाएं। अच्छा लगता है कि आप लोग लिखते हैं कमेंट को और अपनी बातों को रखते हैं। ऐसे ही KN यूथ कांग्रेस छिंदवाड़ा लिख रहे हैं, हमारा नाम भी ले लो सर रहीम। ये KN यूथ कांग्रेस से छिंदवाड़ा से रहीम जी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत धन्यवाद रहीम जी कि आप हमसे जुड़ते हैं और इस कार्यक्रम को देखते हैं। छिंदवाड़ा से, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। अफरोज आलम है जो कह रहे हैं भाजपा में बगावत नहीं बल्कि भाजपा छोड़ने के कंपटीशन शुरू हो चुका है, कि भाजपा में बगावत नहीं है, भाजपा कितने लोग कब छोड़ते हैं इसका कंपटीशन हो चुका है शुरू, ये कह रहे हैं अफरोज आलम जी। मेहताब आलम भी हैं हमारे साथ में बने हुए, फॉरेस्ट अलर्ट भी हैं हमारे साथ में और कवम खान भी हैं, कुलदीप हैं, कौशिक रॉय हैं, बचाए खान लगातार बने हुए हैं। रूपराल गोगरवाल कह रहे हैं कि डीबी लाइव चैनल सच्चाई का है, बहुत धन्यवाद रूपराम गोगरवाल जी, आप जुड़ते हैं। जग्गा पीजी गेमिंग भी हमारे साथ इस बार अखिलेश सरकार कह रहे हैं। नसीम सिद्दीकी भरोसे वाला चैनल डीबी लाइव लिख रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपको नसीम सिद्दीकी जी की आप जुड़ते हैं, देखते हैं हमको। और कामेश्वर दयाल जी लिख रहे हैं कि आप अपने चैनल सत्य ही लिखा है, योगी जी की आरती होगी मंदिर में और अखिलेश यादव की सरकार होगी उत्तर प्रदेश में, कमलेश्वर दयाल लिख रहे हैं। और मास्टर नसीम अहमद भी हैं, बीजेपी का किला ढह रहा है। लोनली सोल लिख रहे हैं कि मोरोंगा कोरोना नहीं, मोरोंगा वायरस, मोदी की पहली डोज जो है बंगाल में 2021 में, दूसरी डोज यूपी 2022 में और तीसरी बूस्टर डोज जो है वो 2024 में ऑल इंडिया में, यानी कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा और लगेगा ये डोज, उसके बाद में इस वायरस का नाश होगा और भगदड़ मचाते हुए विधायकों का पता चल जाएगा एबीपी न्यूज का सर्वे झूठा था और लोगों को पता चलेगा कि डीबी लाइव का सर्वे सच्चा था। सबीर अली हैं जो कह रहे हैं डीबी लाइव नंबर 1। राजेश कुमार राय भी हैं, राजेश बिहार से हमें देख रहे हैं, मेरा भी नाम ले लीजिए। बिल्कुल राजेश कुमार राय जी, आपका ही नाम लेने ही जा रहा था और आप हाजिर हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जुड़ते हैं। और ऐसे ही विजय जी हैं, शाहिद अली हैं, संतोष रॉय हैं, बहुत सारे साथी, जगन्नाथ यादव जी हैं, योगी जा रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, जय गुरुदेव कह रहे हैं जगन्नाथ यादव जी। ऐसे ही सफक
जरीर ब्लॉग्स भी हैं, एसपी लिख रहे हैं, शाहिद अली जय समाजवादी लिख रहे हैं, कुलदीप भी हैं, रियाजुद्दीन अंसारी, एमआर नूरी लिख रहे हैं, यूपी में बीजेपी चुनाव हार रही है, अखिलेश की सरकार आ रही है, तय है, ये लिख रहे हैं। उत्तम तिवारी भी हैं हमारे साथ, अब हो रहा है आत्मनिर्भर भारत, उत्तम तिवारी कह रहे हैं कि अब भारत जो है वो आत्मनिर्भर हो रहा है। तेज नारायण यादव लिख रहे हैं हमारी बात पहुंचाए डीवी लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद तेज नारायण यादव जी, बहुत धन्यवाद। आप हमें देखते हैं, सुनते हैं, सराहते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, बहुत धन्यवाद आपको। ऐसे ही रोहित यादव आरके भी हमारे साथ बने हुए हैं, और कमिल शेख, अफरोज आलम, तमाम साथियों, सचिन रॉक भी हमारे साथ में हैं। अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक जुड़े रहिए हमारे दूसरे प्रोग्राम के साथ में, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।